हेलो बच्चों। तो एफिनिटी डिजिटल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मिनी स्टैटिक्स 7 फिजिक्स का वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट टी इजकल टू 2 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इजकल टू होता है माइनस डी फाइव बाय डी टी। और ये हमें कब निकालना है? टी इजकल टू 2 सेकेंड पे। तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। 5 टी क्यू है तो ये हो जाएगा आपका 15 टी स्क्वायर माइनस 100। और ये हमें लेना है टी इजकल टू 2 सेकेंड पे। तो 2 का वैल्यू हम लोग जब पुट करेंगे 15 इंटू 4 माइनस 100 और ये आ रहा है हमारा 40 वोल्ट। तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया है। ए रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग विद ए एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रोटेशन पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला अबाउट इट्स वन एंड। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रोड? तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपने पढ़ा ही होगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। रॉड के केस में जब उसका वन एंड फिक्स रहता है और वो जब रोटेट करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो दोनों एंड में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो आपका इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो यहाँ में सारा वैल्यू दिया है। हाफ बी का वैल्यू आपको कितना दिया है? 0.5। एल स्क्वायर, एल क्या है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू पाई इंटू आपका जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वो क्या है? 100 रोटेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग 100 यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारा आता है 6.28 वोल्ट। तो हमारा आंसर बच्चों ऑप्शन 3 क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेशन आप लोग मैंने किया है। ये 6.28 ही आ रहा है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 आर प्लेस्ड क्लोजर टू ईच अदर सो डेट टोटल फ्लक्स इज वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विथ अदर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जब दो सेल्फ इंडक्टेंस दिया है उस केस में हम लोग का हो जाता है के रूट ओवर। ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। L1 इंटू L2। और यहाँ पे क्या बोला है कि फ्लक्स जो है वो दोनों कॉइल्स में क्या है? टोटली कंप्लीटली लिंक्ड है। तो सो के का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? के बिकम्स 1। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ये ऑप्शन 3। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया है। एक कंडक्टर दिया है ABOCD। ये इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इफ ऑल द 4 साइड्स आर ऑफ 1 मीटर लेंथ ईच देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ए और डी के बीच आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ए बी लेंथ है और ये जो सी डी लेंथ है ये लेंथ आपके वेलोसिटी के अलोंग विथ है। तो यहाँ से यहाँ आपका और यहाँ से यहाँ कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एट ए बी इज इक्वल टू वी, सॉरी ए बी नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। क्योंकि यहाँ पे जो साइड्स है वो वेलोसिटीज के अलोंग नहीं है, उससे कुछ एंगल बना रही है। तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बी एल वी। तो यहाँ पे मैं एल ले रहा हूँ जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा। तो यहाँ पे आप देखो परपेंडिकुलर लेंथ यदि हम ये लेते हैं बी और सी के बीच में वेलोसिटी के अगेंस्ट जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो ये हो जाएगा। और आप ये देखो कि ये एल है और सपोजिट ये भी एल है। तो ये वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? √2L। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 1, वेलोसिटी भी आपका क्या है? 1 और परपेंडिकुलर लेंथ है √2L। तो यहाँ आपका
√/2 इंटू एल क्या है, एल भी आपको दिया गया है 1 मीटर दिया गया है, तो 1, तो ये वैल्यू आ गया आपका √2 मतलब 1.41 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पे एक मेटल रॉड है, ये एक सर्किट के साथ कांटेक्ट में है और इसे कंप्लीट भी कर रहा है। द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ V इक्वल टू 0.15 टेस्ला इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ओम। इफ रेजिस्टेंस 3 ओम है, फोर्स नीड टू मूव द रॉड इज इंड्यूस्ड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा कि रॉड के एंड में आपका क्या EMF प्रोड्यूस हो रहा है, और फोर्स निकालने के लिए हमें आई का वैल्यू निकालना होगा, जिसमें इसका हमें रेजिस्टेंस भी दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाता है BLB, और B हमारा कितना है 0.15। लेंथ यदि हम देखें तो लेंथ हमारा दिया है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है 0.15 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो करंट जाएगा रॉड के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया। अब यहाँ पे जो करंट जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस आपका कितना है 3 ओम दिया है, तो 0.15 बाय 3 ये आ गया 0.05 ये आ गया। अब हमें फोर्स निकालना है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स F इजिकल टू I L B, और B के साथ ये लेंथ जो है 90 डिग्री बना रहा है, सो sin 90। तो I का वैल्यू हमारा हो गया 0.05 एंड L का वैल्यू हो गया, L का वैल्यू हमारा कितना था 0.5, B का वैल्यू है 0.15 और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 पे क्या दिया है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल जो हम निकालते हैं वो होता है हाफ L इंटू आई स्क्वायर, और यहाँ पे I का वैल्यू आप निकाल सकते हो 10/2, क्योंकि यहाँ पे ये 10 है और ये 2 वोल्ट है और ये DC वोल्टेज है, तो यहाँ पे AC वाला कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। तो यहाँ पे I हो गया 5, L का वैल्यू आपको दिया है 2 हेनरी, तो इसे कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, तो हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर विच गिव्स यू 25 जूल। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, ए कॉइल ऑफ कॉपर वायर रेडियस R सेल्फ इंडक्टेंस L इज बेंट इन 2 concentric turns each having radius is R/2 द सेल्फ इंडक्टेंस नाउ विल। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, ये होता है N² μ0 μr इंटू रेडियस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मटेरियल सेम है, तो ये दोनों का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो इसलिए L प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं N² R। तो इससे हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं L1/L2 इज इक्वल टू N1/N2 होल स्क्वायर इंटू R1/R2। तो L1 आपका यहाँ पे पहले का इंडक्टेंस है L, और L2 जिसे हमें फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ पे टर्न कितना था बच्चों, एक ही टर्न था, और बाद में यहाँ पे हो जा रहा है 2 टर्न हो जा रहा है, तो N2 का वैल्यू 2, R1 का वैल्यू पहले R और R2 का वैल्यू क्या हो गया R/2। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L। तो हमारा आंसर बच्चों सही होगा, ऑप्शन 1 होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कल, इट इज मूव्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड V विथ डायमीटर परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब ये डायमीटर क्या है,
परपेंडिकुलर टू द क्या है, फील्ड, और वेलोसिटी का भी परपेंडिकुलर है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, B परपेंडिकुलर लेंथ इंटू V। तो B इंटू V और परपेंडिकुलर लेंथ, तो परपेंडिकुलर लेंथ जो है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लेंथ ये डायमीटर है। तो हम लोग इसे L, तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन क्या लिख सकते हैं, ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है L, तो L इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू पाई आर, एंड R इज इक्वल टू हो जाएगा L बाय पाई एंड 2R, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ है 2L बाय पाई हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर लेंथ क्या है 2R, मतलब डायमीटर का लेंथ, और 2R हमारा कितना आ रहा है 2L बाय पाई। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू 2L बाय पाई, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन 4 आ रहा है जो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमेशा बच्चों आप लोग वही करना कि आपको मैग्नेटिक फील्ड यदि परपेंडिकुलर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके प्लेन पे जिस पे आप लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, तो उसका प्लेन जो है यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी उसका जिस भी डायरेक्शन में हो, हम लोग उसका क्या लेते हैं, वेलोसिटी के अलोंग जो परपेंडिकुलर लेंथ रहता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप फॉर्मूला में भी देखोगे कि L sin थीटा ही रहता है, तो वो परपेंडिकुलर लेंथ में ही आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द मैग्नेटिक फील्ड इन द cylindrical region shown in figure increases at a constant rate of 20 millitesla per second. Each side of square loop ABCD has length of 1 centimeter and resistance of 4 ohm. तो एक साइड का रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो चारों साइड यहाँ पे क्या है सीरीज कनेक्शन में है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 ओम। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने से पहले हमें ईएमएफ निकालना होगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी। डी फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू ए, और दोनों क्या है, दोनों का आपका वेक्टर जो है वो क्या है, एक ही लाइन में है। जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर वो एक ही लाइन है, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा जो होगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये बाय डी टी। अब यहाँ पे देखो एरिया कांस्टेंट है बच्चों, तो ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, और ए का वैल्यू आप देखो यहाँ पे एरिया क्या दिया है, स्क्वायर लूप का लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, एंड डी बी बाई डी टी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीजिंग रेट दिया है 20 मिली टेस्ला, तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है उसका वैल्यू आ रहा है, ये कैलकुलेट किया था मैंने, ये आ रहा है 20 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट, एंड करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻7 बाय आर का वैल्यू टोटल है 16, तो ये आ गया आपका 1.25 इंटू 10⁻⁻20 सॉरी 10⁻⁻7 एम्पियर। अब आप देखो कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस सर्किट में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, पर ये इसमें जो प्रोड्यूस करंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, तो इसलिए करंट का फ्लो क्या होगा आपका एंटी क्लोज डायरेक्शन में होगा। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 1 क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 5H द करंट इज इंक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर to 20 ampere in 5 seconds. The average induced EMF. तो एवरेज इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L डेल I बाय डेल T। L का वैल्यू क्या है 5, डेल I करंट में चेंज क्या हो रहा है 10 एम्पियर का कितने सेकंड में
5 सेकेंड में। तो यहाँ पे हमारा माइनस होता है यहाँ पे, तो ये हो गया -10 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है करंट ऑफ 2 एम्पियर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट एट गिवन इंस्टेंट इज। तो एनर्जी स्टोर जो होगा आपका पर यूनिट टाइम में, जिसे हम लोग पावर बोलते हैं, और पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल आई डी आई बाई डी टी। तो एल का वैल्यू यहाँ 4, आई का वैल्यू आपका 2 एंड डी आई बाई डी टी आपको दिया हुआ है 5। तो ये हो गया आंसर आपका 40 जूल पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिप्रेजेंटेड एज E is equal to इतना, then the RMS value of the voltage and the frequency are respectively। तो यहाँ पे 141 जो दिया है, ये क्या दिया है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब ई नोट वैल्यू दिया है 141। तो ई RMS जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है 141 बाय √2। आप लोग ये फॉर्मूला जानते ही होंगे, ई नोट बाय √2 होता है। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो √2 का वैल्यू 1.41, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 100 वोल्ट। अब हमारा जो दिया है ओमेगा, हाँ हमारा ओमेगा क्या दिया है 628। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 628 एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 628 बाई 2 पाई। 2 पाई का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं 6.28। तो इसे कट करेंगे हमारा आ जाएगा 100 हर्ट्ज। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया, आई जो है एक फंक्शन में दिया है और हमें इसका आरएमएस करंट निकालना है। तो सेम हम लोग आरएमएस करंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं बच्चों, आई नॉट बाय √2। और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यदि हम इस फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो यहाँ पे आई मैक्स मतलब आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा √आई1² प्लस I2²। क्योंकि ये आप लोग शॉर्टकट पढ़े होंगे वेक्टर में, सॉरी वेक्टर नहीं, मैथमेटिकल टूल में। यदि कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ये होता है और मिनिमम वैल्यू हम जस्ट यहाँ माइनस पुट कर देते हैं, वो होता है। तो अब यहाँ पे IRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा, √आई1² प्लस I2² बाय √2, जो हमारा ऑप्शन जो है 3 में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे दिया है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज इक्वल टू 200 √2 sin 100t is connected to a 1 microfarad capacitor through an AC ammeter. The reading of ammeter shall be। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को क्या निकालना होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना होगा सर्किट का, और फिर हम लोग को IRMS का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं IRMS का वैल्यू हो जाएगा, ई नोट का वैल्यू क्या है 200 √2 बाई √2। ये हमारा कितना आ गया 200 आ गया। अब यहाँ पे आप बच्चों देखो कि ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है, ये ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा का वैल्यू हमें दिया है 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है 1/3 ओमेगा, और ये आपको दिया है ओमेगा 100 है एंड कैपेसिटेंस आपको दिया है 1 माइक्रोफैराड, मतलब 1 × 10⁻⁻6। तो ये आपका आ गया ऊपर में 10⁴ ओम, सही है। तो अब आई का वैल्यू हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू IRMS बाय XC। तो IRMS का वैल्यू है 200 बाय 10⁴। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों
20 मिली एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है एन एलसीआर सर्किट आर इजकल टू इतना, एल इजकल टू इतना, सी इजकल टू इतना, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल मिनिमम फॉर ए फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी बोला है कि जब इम्पीडेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो ऐसा कब होता है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होता है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपका हो जाता है 1/2 रूट ओवर एल इंटू सी। आर का यहाँ कोई मीनिंग यूज नहीं है, तो रूट ओवर एल का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻, मिली है सॉरी, और सी का वैल्यू है 0.1 इंटू 10⁻6। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10⁵/2π सेकेंड इनवर्स। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन द सर्किट बिलो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द एम मीटर। वोल्ट मीटर का क्या वैल्यू होगा और एम मीटर का क्या वैल्यू होगा, ये पूछा गया है। तो वोल्ट मीटर का हम लोग जानते हैं कि एलसीआर सर्किट में वी का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है आपका रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों के अक्रॉस जो है वी एल और वी सी का वैल्यू क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। वी एल और वी सी का वैल्यू इक्वल है, तो ये टर्म आपका जीरो हो गया। तो वी इजकल टू क्या हो जाएगा, वी आर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो करंट होगा, करंट का वैल्यू वो होगा V/R, क्योंकि ये आपका किस पे, रिजोनेंस पे है। तो यहाँ पे करंट इजकल टू आई इजकल टू V/R होता है 220/100, जो आपको दे रहा है 2.2 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो आपको क्या दिया है, सेम ही यहाँ पे एलसीआर सर्किट है और इसके अक्रॉस VL एंड VC क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये यही वोल्टेज होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में क्या दिया है, 2.5 माइक्रो फेराड, 2.5 बाय पाई माइक्रो फेराड कैपेसिटर एंड 300 ओम resistor are joined in a series to an AC source of 220 volt and 50 per second frequency. The power factor of the circuit and the power dissipated in it will respectively. तो पावर जो होगा, पावर जो डिसिपेट होता है, तो ये हो जाता है VRMS, IRMS एंड पावर फैक्टर। इस फॉर्मूले से होता है। तो हमें V और IRMS यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हाँ, VRMS हम लोग को दिया ही है, VRMS हम लोग को दिया ही है 200 यहाँ पे दिया है। हाँ, ये हमें 200 दिया है। IRMS निकालने के लिए हमें इम्पीडेंस निकालना है इस सर्किट का। तो इस सर्किट का इम्पीडेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना होगा। तो ये हो जाता है 1/C ओमेगा 1/C। सी का वैल्यू आपको दिया गया है 2.5 बाय पाई इंटू 10⁻⁻6 एंड ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका 50 है तो 2 पाई इंटू 50, पाई पाई कैंसल। और इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा XC का वैल्यू आ जाएगा लगभग कितना आया था, हाँ 4000 ओम, 4000 ओम। एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कितना दिया है, 3000 ओम। तो हमारा इम्पीडेंस Z यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, Z इजिकल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4000 स्क्वायर प्लस
3000 स्क्वायर, 3000 ये वैल्यू मैंने बाद में लिखा, एक्स का वैल्यू आगे लिख दिया, कंफ्यूज मत होना इसमें बच्चों। तो जेड का वैल्यू हमारा हो गया आपका कितना, 5000 ओम। तो आई आर एम एस, हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, पी इजगल टू वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पे कॉस फाइव का वैल्यू, कॉस फाइव का वैल्यू बच्चों हो जाता है आपका आर बाय जेड। आर का वैल्यू था 3000 और जेड का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5000 दिया है। तो हमारा पावर फैक्टर हो गया 0.6। अब इस वैल्यू में हम लोग फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, तो वी आर एम एस का वैल्यू क्या है, 200। तो 200 इंटू 200 इंटू कॉस फाइव का वैल्यू 0.6 बाय जेड, जेड का वैल्यू है हमारा 5000। कैंसल, ये भी कैंसल, तो ऊपर हमारा हो गया 24/5 विच इज इक्वल टू 4.8 वाट। कैलकुलेशन सही है, चेक कर लेता हूँ एक बार। 4.8 वाट सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द आरएमएस करंट इन एन एसी सर्किट इज 2 एम्पियर इफ द वाटलेस करंट बी √3 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि आई वाटलेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर एम एस इंटू साइन फाइव। तो यहाँ पे साइन फाइव का वैल्यू हो जाएगा, आई वाटलेस वैल्यू आपको दिया है √3 और आई आर एम एस दिया है 2। तो 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। एंड पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, cos 5। तो cos 60 इज इक्वल टू आपका 1/2। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एट व्हाट टाइम फ्रॉम जीरो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बिकम्स 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय √2। तो यहाँ साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। सो ओमेगा टी इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, π/4। और ओमेगा का वैल्यू आपका क्या होता है, यदि आपको टाइम पीरियड मालूम है ऑस्किलेशन का, तो 2π/e इंटू टी इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ से हम लोग का टाइम जो आ जाएगा, π कैंसल, T/8 सेकेंड। तो हमारा बच्चों आंसर ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इफ E and B are the electric and the magnetic field vectors of EM waves, then the direction of propagation of EM wave is along the direction of E क्रॉस B। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड अलोंग द सेम डायरेक्शन बट डिफर इन फेज, ये गलत होगा। द सेम डायरेक्शन आर इन फेज, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। एक आपका इस एक्सिस में करता है तो दूसरा आपका इस एक्सिस में करता है, दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन 4 भी गलत होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस कुछ रहता नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे क्या दिया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स अलोंग जेड डायरेक्शन। मतलब प्रोपोगेशन का डायरेक्शन आपको दिया गया है जेड एक्सिस, मतलब यूनिट वेक्टर के लिए लें तो के होगा। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेस एंड टाइम वेरिइंग फील्ड वुड जनरेट सच ए वेव। अब हम लोग ने पहले ही देखा था कि प्रोपोगेशन का डायरेक्शन किसके अलोंग बीट होता है, ई एक्स क्रॉस बी वाई। तो ये
इसका रिजल्ट आपका के कब होगा, जब आपका ई एक्स का डायरेक्शन क्या हो, आई में हो, और इसका डायरेक्शन क्या हो, जे में हो, वाई एक्सिस में हो, तो हमें प्रोपगेशन का डायरेक्शन के मिलेगा। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो एक्स होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वाई होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, electromagnetic wave going through a vacuum is described by this function and this function. Which of the following equation is true? तो हम लोग जानते हैं बच्चों E नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू C एंड ओमेगा इज इक्वल टू के सी। यदि इस फॉर्म में आपको फंक्शन दिया है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो C का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय के। तो ये हो गया E नॉट, दिस गिव्स अस रिजल्ट E नॉट के इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा। तो हमारा बच्चों ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन ए मीडियम विच हैज रिलेटिव परमेबिलिटी 1.3 एंड रिलेटिव परमिटिविटी 2.14, देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम। तो यहाँ पे हम लोग का स्पीड किसी मीडियम में क्या होता है, v इजकल टू सी बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेट मीडियम। तो अब यहाँ पे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इजकल टू क्या हो जाता है, 1 बाय रूट ओवर, सॉरी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इजकल टू हो जाता है n इजकल टू रूट ओवर म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे ये वैल्यू है 1.3 इंटू 2.14। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमारा आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो लगभग आ रहा है 1.67 एंड v इजगल टू हो जाएगा, इस मीडियम में वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू v का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸ बाय 1.67, जो हमें रिजल्ट आपको क्या देगा, 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए प्लेट ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी is charged by a constant current I. Consider plane surface of area A by 2 is parallel to the plates are drawn symmetrically between the plates. मतलब दोनों प्लेट के बीच में हम लोगों ने एक प्लेट रखा जिसका सरफेस एरिया, इसका एरिया कितना है आपका A और इसका एरिया कितना है आपका A बाय 2। तो हम लोग को मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d5 बाय dt। तो अब मान लो कि प्लेट्स पे चार्ज आपका Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। और फ्लक्स जो यहाँ पे रिलेटेड है, ये जो प्लेट हम इंसर्ट किए इससे रिलेटेड फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू एरिया। और यहाँ पे कॉस क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का वेक्टर क्या है, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस स्लैब इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। और यहाँ पे एरिया क्या है, इस स्लैब का एरिया A बाई 2 है, तो हम स्लैब का एरिया भी लेंगे A बाई 2। तो इंटू A बाई 2, A कैंसिल, ये आ गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो I का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, I इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी एंड फाई का वैल्यू है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर रह गया डी क्यू बाय डी टी, और डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू क्या है बच्चों, आई। तो ये हो जाएगा आई बाय 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 5 × 10⁴ हर्ट्ज, द वेव इज प्रोपेगेटिंग along z axis, the average energy density of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज डेंसिटी होता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी E is equal to हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये होता है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.82 इंटू 10⁻⁻12 और ई का वैल्यू यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड दिया है, मतलब ई नोट का वैल्यू दिया है, और यहाँ जो हम वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं ई आर एम एस लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई नोट बाय √2 स्क्वायर, और ये हाफ इंटू 8.82 इंटू 10⁻⁻12। ई नोट का वैल्यू आपको क्या दिया है, 1 वोल्ट पर मीटर। तो इसका वैल्यू आपका आ गया 1, ई नोट का वैल्यू आ गया आपका 1/√2 होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.2 इंटू 10⁻⁻12 जूल पर मीटर क्यूब। तो हमारा आंसर होगा 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन 2 mm इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट having source voltage 400 volt. If the plate area is 60 centimeter square, then the value of the displacement current for 10⁻⁻6 second will be। तो अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जो निकालेंगे, तो ये हमें एक इंस्टेंट पे निकालना है। तो ये वैल्यू हो जाएगा आई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस बाय टाइम। जब हमें एक इंस्टेंट पे निकालना है तो डी फाई बाई डी टी को हम लोग पाई बाई टी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पाई का वैल्यू आपका आ गया ई इंटू ए बाई टी, एप्सिलॉन नॉट ई को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई एल जो सेपरेशन है। तो वी बाई एल इंटू ए बाई टी। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 8.82 इंटू 10⁻⁻12। वी का वैल्यू हो गया आपका 400, और एल का वैल्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे, एल जो दिया है 2 mm। तो 2 mm को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3, एंड एरिया का वैल्यू आपको दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 60 इंटू 10⁻⁻4 बाई टाइम आपको दिया है 10⁻⁻6। तो ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1.062 इंटू 10⁻, हमारा आंसर आ जाता है बच्चों -2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ए प्लेन ईएम वेव ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इज 9 वोल्ट पर मीटर, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड जेड एक्सिस। तो हम लोग सीधा जानते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय सी, और ई नॉट का वैल्यू दिया है 9 और सी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ टेस्ला। तो ये आपका आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे दिया है फॉर द सीरीज LCR सर्किट शोन इन द फिगर द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है रेडियन पर सेकेंड में, तो हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा का वैल्यू होता है 1/√L इंटू सी। तो 1/√L का वैल्यू आप देखो क्या दिया है, 8 मिली हेनरी, 8 इंटू 10⁻³ और ये दिया है 20 इंटू 10⁻⁻6। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ओमेगा का वैल्यू हमारा जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है आपका 2500 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा बच्चों ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो इन LCR सर्किट करंट लीड्स अप्लाइड वोल्टेज। तो करंट कब लीड करता है, जब ओमेगा, जब करंट फ्रीक्वेंसी जो है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्या हो, कम हो। और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1/√L इंटू सी। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एन LCR सर्किट, आर एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू दिया है, इम्पीडेंस निकालना है। तो वी नो इम्पीडेंस इजकल टू जेड इजकल टू √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो R² का वैल्यू आपका क्या है, 10² प्लस 10 माइनस 8 होल स्क्वायर, जो हमें मिल रहा है 100, और इधर से 4 मतलब √104, जिसका वैल्यू हमारा आएगा लगभग 10.2 ओम। कितना आ जाएगा, 10.2 ओम। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया AC इज मोर डेंजरस देन DC इन बिकॉज इन AC। अब AC DC दोनों वोल्टेज क्या है, डेंजरस है, पर जो ज़्यादा डेंजर कौन है, तो अब यहाँ पे इसका रीजन क्या होता है कि जिसका पीक वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो यदि DC वोल्टेज है तो उसका पीक वैल्यू तो वही रहेगा, पर AC वोल्टेज है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपको DC वोल्टेज से √2 टाइम्स ज़्यादा वाला वोल्टेज आपको लगेगा। तो इसका ऑप्शन 3। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में आपको मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे साफ ही आपको दिख रहा है कि ये वाला इससे मैच कर रहा है, ये वाला फैराडेज लॉ से मैच कर रहा है, ये वाला एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, और ये वाला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सब एक दूसरे से सीधा सीधी अटैच्ड है। तो ये ऑप्शन 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया थर्मल से। तो आपका क्या दिया है, 2 rods of length L1 and L2 are made of different materials with coefficient of linear expansion α1 and α2 if the difference between the two lengths is independent of the temperature then। तो हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए दोनों में जो लेंथ में चेंज हुआ वो क्या है, इक्वल है फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, क्योंकि ये क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द टू लेंथ्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेल L1 इजकल टू डेल L2 हम लोग लेते हैं। डेल L1 इजकल टू क्या हो जाएगा, α1 L1 इंटू डेल टी, और ये हो जाएगा α2 L2 और डेल टी। तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कैंसिल, एंड L1/L2 इजकल टू हमें मिल जाएगा α2/α1। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर ऑफ 100 ग्राम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो पहला क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। वो किस में से किस में चेंज करने के लिए, आइस से वाटर में एट 0 डिग्री, और प्लस दूसरा हीट जो होगा जो हमें चाहिए 0 डिग्री वाटर को चेंज किस में करना है आपका, 100 डिग्री ऑफ वाटर में। तो QL लेटेंट हीट का वैल्यू क्या होता है, M इंटू लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए 80 कैलोरी होता है। तो 1 इंटू 80 प्लस 1 ग्राम इंटू आपका यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का, उसे हम लोग 1 ही लेते हैं, और इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, 100। तो ये हमारा आ रहा है 180 कैलोरी।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया, 2 होल्स है, डायमीटर D1 एंड D2 आर कट इन द मेटल शीट, और इसे जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, आप जानते हैं कि मेटल एक्सपांड करता है, तो जो दोनों होल है वो भी क्या करेगा, आपका एक्सपांड करेगा। तो ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा कि बोथ D1 एंड D2 विल इंक्रीज, क्योंकि होल एक्सपांड कर रहा है तो आपका डायमीटर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ऑल बॉडीज आर डिफरेंट। ये तो चलो नहीं होगा, इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ये वाला आपका थ्योरेटिकल ही है, तो ये ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, द एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बाय ए ब्लैक बॉडी एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 10 जूल इफ द टेम्परेचर इज of black body is increased to 327 डिग्री सेल्सियस, द एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड विल बी। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टू द पावर 4 का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू E1 बाई T2 टू द पावर 4। तो हमारा पहले केस में एनर्जी जो इमिट हो रहा है वो कितना है, 10 जूल पर सेकेंड बाई E2, इसे हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड T1 बाई T2, टेम्परेचर 1 जो है, टेम्परेचर 1 जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसे हम लोग केल्विन में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300, और T2 जो है ये कितना दिया है, 327 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में यदि हम लेते हैं तो ये हो गया 600 टू द पावर 4। तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 बाय E2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 टू द पावर 4 एंड दिस वन इज इक्वल टू 16। तो E2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 160 जूल पर सेकेंड। तो जो एनर्जी इमिटेड हो रहा है यहाँ पर सेकेंड वो कितना है, आपका 160 जूल है। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिया है कि द टू एंड्स ऑफ a metal rod are maintained at temperature 100 degree Celsius and 110 degree Celsius. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule. And if the ends are maintained at temperature 200 and 210 degree Celsius, the rate of heat transfer will be। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, अभी सेम मटेरियल है। तो यहाँ पर रेट पहले में हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो हीट ट्रांसफर का रेट कितना है, 4 जूल पर सेकेंड, कितने टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो सेकेंड केस में भी आप देखो कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो कितना हो जाएगा, वो सेम है प्रीवियस ही होगा, क्योंकि मेटल रोड क्या है, सेम ही है दोनों केस में। तो हमारा आंसर 4 जूल पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक कंपोजिट रोड मेड ऑफ 3 rods ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर। द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ मटेरियल्स आर ऑफ रोड्स आर K/2, 5K एंड K रेस्पेक्टिवली। द एंड A and B आर कांस्टेंट टेम्परेचर, द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कार। तो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस फार्मूला होता है, और ये सीरीज में है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम इच का लेंथ हम लोग पकड़ते हैं L, हाँ इक्वल लेंथ है तो ये लेंथ मान लो L हो गया, ये भी लेंथ L हो गया, और ये भी लेंथ आपका क्या हो गया, L हो गया। तो कंप्लीट रॉड का जो आपका ये हो जाएगा लेंथ कितना है, 3L बाय, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थर्मल कंडक्टिव इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इज इक्वल टू, अब ये सीरीज में है तो हम लोग सारे का L बाय, ये आपका कितना है K/2 इंटू A प्लस L बाय
5k इंटू ए प्लस एल बाय के इंटू ए। तो यहाँ पे एल और ए यदि ओमिट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 3/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/k प्लस 1/5k प्लस 1/k। तो 3/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5k, ऊपर हो गया इधर 10 प्लस 1 प्लस 5 एंड k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंपल आप लिख सकते हो 15k बाय 16। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्या दिया है, टेम्परेचर और स्टेट दिया हुआ है। तो द वेरिएशन ऑफ ए टेम्परेचर थीटा ऑफ मटेरियल एज हीट इज गिवन टू इट ए कांस्टेंट रेट इज शोन इन द फिगर। मटेरियल इज इन सॉलिड स्टेट एट पॉइंट ओ। तो ओ पे सॉलिड है, तो जब ये ए पे आएगा तो ए पे भी ये सॉलिड रहेगा और बी पे क्या बनेगा, ये लिक्विड बनेगा। और ये पी पॉइंट कहाँ है, ए और बी के बीच में है। तो जो स्टेट ऑफ मटेरियल होगा पी पॉइंट पे, वो क्या होगा, पार्शियल लिक्विड एंड पार्शियल सॉलिड। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें टेम्परेचर और हीट का कर्व दिया है 3 सब्सटेंसेस के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो ये 0 डिग्री है और ये मान लो टी टेम्परेचर है। तो टी टेम्परेचर अचीव करने के लिए ए मटेरियल को ये अमाउंट का हीट चाहिए, बी को इस अमाउंट का हीट चाहिए और सी को इस अमाउंट का हीट चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एक सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए सी को ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। इसका मतलब सी का जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 3। और ऐसे भी हम लोग इसको दूसरी तरह से ये भी ले सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो होता है ये आपका प्रोपोर्शन होता है इसका डी क्यू बाय डी टी का। तो ये प्रोपोर्शनल हम इसे लिख सकते हैं डी टी बाय डी क्यू। तो जिसका और डी टी बाई डी क्यू क्या है, इस कर्व का क्या है, स्लोप है। तो जिसका स्लोप सबसे कम उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो सी का स्लोप हम क्या देख रहे हैं कि कम है, तो इसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये 2 वे से मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। A clock with a metallic pendulum gains 6 seconds each when the temperature is 20 degrees Celsius and loses 6 seconds when the temperature is 40 degrees Celsius। ये आपको कंडीशन दिया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड के साथ कोफिशिएंट का क्या कनेक्शन है। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला T इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं T स्क्वायर इक्वल टू 4π² L/g। अब इसे हम एरर के इक्वेशन में जाते हैं, तो एरर के इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2 del T इक्वल टू del L/L। ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, del T/T इज इक्वल टू del L/2L। और del L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि ये एक्सपांड करेगा तो del L का वैल्यू आपका थर्मल एक्सपेंशन से हमें क्या मिलता है, L अल्फा इंटू del थीटा। यहाँ पे ये थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, LL कैंसर। तो हमें यहाँ से क्या इक्वेशन मिल गया, del T/T इज इक्वल टू अल्फा del थीटा बाय 2। तो हम लोग पहले इक्वेशन में पहला सिचुएशन देखते हैं, जब आपका क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, जब टेम्परेचर आपका क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कम है, तो 6 सेकेंड लॉस हो रहा है, मतलब लेंथ क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं del T क्या है 6 सेकेंड, और टोटल टाइम क्या होगा आपका 24 घंटे में आपका कितना सेकेंड होता है, तो 24 घंटे में आपका सेकेंड हो जाता है 86
400 सेकंड में इसका ये कितना चेंज हो रहा है, 6 सेकंड का लॉस हो रहा है इसको। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू डेल थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं t माइनस 20/2। एंड सेकेंड सिचुएशन में सेम ही है, पर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, मतलब लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अल्फा यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस टी। यहाँ पे टी क्या है आपका, वो जो एफ जिस टेम्परेचर पे ये कोई एरर नहीं देता। तो दोनों इक्वेशंस को अभी हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2/1, हमें क्या मिलता है, 1 इज इक्वल टू 40 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 20। सो हम लोग को टी यहाँ से मिल जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में टी का वैल्यू बैठा के निकाल सकते हैं। तो हम लोग सपोज इक्वेशन 2 को ही लेते हैं, तो 6/86400 इज इक्वल टू अल्फा 40 माइनस 30/2। तो अल्फा बिकम्स, और ये हो गया 5, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 इंटू 2/86400 इंटू 10। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा अल्फा का वैल्यू जो आ जाता है, अल्फा का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 2 5 एंड 6/86400 इंटू 5, और ये अप्रोक्स हमारा आ जाता है, इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन 4 क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन का डिस्कशन ख़त्म हो गया बच्चों। तो आपका जो फीडबैक होगा वो मुझे बताना कि कैसा लगा आप लोग को सॉल्यूशन, और कहीं ज़्यादा आप शॉर्टकट में भी बना सकते हो तो वो भी आप मुझे काइंडली बताना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।